उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित और सकुशल निकले सभी 41 श्रमवीर। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ ही सेना विभिन्न संगठनों ने दिया मिशन में योगदान। तेलंगाना में थमा चुनावी शोर। प्रचार के अंतिम दिन बीआरएस, भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। 30 नवंबर को होगा मतदान। देश भर में अनवरत जारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। 2 सप्ताह से भी कम समय में 20 लाख लोगों ने लिया हिस्सा। 16 लाख से अधिक लोगों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ली शपथ। गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन। एंडलेस बॉर्डर को मिला गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। माइकल डगलस को प्रदान किया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इजराइल हमास के बीच बुधवार तक बढ़ा अस्थायी संघर्ष विराम। दोनों पक्षों की ओर से बंधकों और कैदियों की रिहाई जारी। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न देशों ने जताई खुशी। गाजा में मानवीय सहायता का पहुंचना जारी। तीसरे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 223 रनों का लक्ष्य। ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाया शतक। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से टीम इंडिया आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। बाहर निकलने वाले प्रत्येक मजदूर को शॉल उठाकर और माला पहनाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। बाहर निकाले गए सभी मजदूर को चिन्याली सौंड के अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया है। वहां उनके लिए पहले से ही चिकित्सीय व्यवस्थाएं की गई हैं। उनकी प्राथमिक शारीरिक जांच के बाद यदि किसी को आवश्यकता हुई तो सुबह चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से ऋषिकेश स्थित एम्स ले जाया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में भी 41 बेड खाली रखे गए हैं। हालांकि बाहर आ रहे मजदूर बेहद खुश व स्वस्थ नजर आ रहे हैं। फिर भी 17 दिन तक एक सुरंग में रहने के बाद उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और आपको एक बार फिर से बता दें, तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। बाहर निकलने वाले प्रत्येक मजदूर को शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। बाहर निकाले गए सभी मजदूरों को चिन्याली सौंड के अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया है। वहां उनके लिए पहले से ही चिकित्सीय व्यवस्थाएं की गई हैं। उनकी प्राथमिक शारीरिक जांच के बाद यदि किसी को आवश्यकता हुई तो सुबह चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से ऋषिकेश स्थित एम्स ले जाया जाएगा। एम्स में भी 41 बेड खाली रखे गए हैं। हालांकि बाहर आ रहे मजदूर बेहद खुश व स्वस्थ नजर आ रहे हैं। फिर भी 17 दिन तक एक सुरंग में रहने के बाद उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी यहाँ पर मौजूद थे। तस्वीरों के जरिए हम आप तक ये क्षण, ये खुशी का पल पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब वो श्रमिक वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की गई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से माला पहनाकर उनका यहाँ पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में सफल बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, भारत संस्थाओं को मैं धन्यवाद करता हूं। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। उन्होंने अभी मुझसे बात की और निर्देश दिया कि सभी का मेडिकल चेकअप किया जाए और उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिक एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, इसलिए हम डॉक्टरों की सलाह के अनुसार काम करेंगे। पहले उन्हें चिकित्सीय देखरेख में रखा जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं, उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा कि हमारे देश में जिस भी समय हमें जरूरत पड़ी वो प्रधानमंत्री ने वहां पर मुहैया करवाई है। और उन्होंने कहा कि जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के लिए नहीं जुटाए गए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि देश के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे हमारे सभी 41 श्रमिक भाइयों को सुरक्षित और स्वस्थ बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुरंग में इतने लंबे समय तक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्र श्रमिकों के साहस को सलाम करता है। उन सभी लोगों और एजेंसियों को मेरा हार्दिक आभार जिन्होंने हमारे साथी नागरिकों की जान बचाने के लिए अथक प्रयास किए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षित वापसी पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आभार जताया है। गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार की सभी एजेंसियां, PMO, उत्तराखंड सरकार और वहां की जनता के अथक प्रयासों के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से PMO के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है।
और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स ने रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे में फंसे सभी श्रमिक बंधुओं के सुरक्षित बाहर निकलने पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे में फंसे सभी श्रमिक बंधुओं के सुरक्षित बाहर निकल आने के समाचार से मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। इस अभियान पर पूरे देश की निगाह लगी हुई थी। इसकी सफलता से पूरे देश ने राहत की सांस ली है। ये घड़ी सभी श्रमिक बंधुओं के परिजनों के लिए आनंद की घड़ी है। मैं उनके परिजनों को बधाई देता हूं। बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फंसे इन सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने में सबसे बड़ा योगदान राहत एवं बचाव कार्य में लगी सभी एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस तथा भारतीय सेना का है। मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस ऑपरेशन की नियमित जानकारी लेते रहे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर मौजूद रहकर इस बचाव कार्य की प्रगति पर निगाह बनाए रखी। मैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह की भूमिका और उनकी संवेदनशीलता की भरपूर सराहना करता हूं। और हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से हमारे साथ ओपी यादव जुड़ रहे हैं। ओपी यादव का रुख करते हैं। ओपी, एक बहुत बड़ा दिन और साफ तौर पर इसे हम कह सकते हैं क्योंकि आज का दिन इतिहास के पन्नों में तो दर्ज हो ही रहा है, साथ ही साथ उन श्रमिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा दिन ये साबित होता हुआ भी नजर आया। ऐसे में अभी वहां पर क्या हलचल चल रही है और जो श्रमिकों की कंडीशन अभी क्या कहती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो ऑपरेशन 17 दिन तक चला, ये ऑपरेशन न केवल श्रमिकों को बाहर निकालने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि इस तरह के एक बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल भी है। यही वजह है कि 17 दिन तक जब तक ये ऑपरेशन चला, इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक सभी न केवल मुस्तैद रहे, बल्कि हर तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक को अपनाने के साथ साथ हर तरह की मशीनरी और साजो सामान के साथ साथ विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया गया और सभी ने मिलकर इसको अंजाम तक पहुंचाकर इन श्रमिकों को आज सकुशल बाहर निकालने में अपनी अपनी भूमिका निभाई। यहाँ पर अभी बात करें तो सभी श्रमिकों को एम्बुलेंस वैन में बिठाकर यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर चिनिया रिसोर्ट जिला उप अस्पताल है, वहाँ ले जाया गया है और सभी का मेडिकल स्वास्थ्य की जांच होगी और उनको बाद इसके बाद जब ये स्वास्थ्य और मापदंडों पर खड़े पाए जाएंगे शारीरिक और मानसिक स्तर पर, तब इनके परिजनों को इन्हें सौंपा जाएगा और फिर वो अपने गंतव्य स्थल पर जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर केवल वही लोग बचे हैं जो कंपनियों से जुड़े हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी अलग अलग एजेंसियों से अपनी भूमिका निभाई और इस टनल से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इसमें लगातार काम किया है और अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज दी है, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न केवल इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी भूमिका निभाई बल्कि ड्रोन और जो ऑटोमेटिक रोबोटिक्स है इस तरह के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका को आगे बढ़ाया। अभी हमारे साथ ये मौजूद है, ये बात करते हैं जिन्होंने ड्रोन तकनीक का उपयोग किया। आपने यहाँ किस तकनीक के जरिए मजदूरों को निकालने में भूमिका निभाई? हम लोग तो एक ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के द्वारा ये ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ये तो टनल के अंदर उड़ता है, अंदर उड़ के जो हजारस एरिया जो आदमी नहीं पहुंच पाए ऐसा जगह में उसका डेटा है और उसका पूरा हम उसके अलावा ये मॉनिटरिंग करता है। वो हर दिन अपना एक तो सुरक्षा 41 पीपल का वो उनका रेस्क्यू करने गए हैं, बट रेस्क्यू ऑपरेशंस का टाइम में उनका भी वो रेस्क्यू टीम को वो सही तरफ से उनका मदद करना पड़ती है। और उसके अलावा सारी बहुत डेटा विजुअलाइजेशन डेटा दिलना था। तो ये टेक्नोलॉजी से बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी एकदम लेटेस्ट है एंड उसको इंटीग्रेट करके वो पूरा हर टीम उनका, हम बहुत खुशी की बात है कि हर टीम उसमें इसके साथ हम दे सकते थे और वेरी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। सो डिसीजन मेकिंग में इट इज़ वेरी यूजफुल एंड देन इवन ऊपर की बात प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जब बनते हैं उसका जो भी है
मैं टनलिंग एंड टनल ऑडिट टनल सेफ्टी का एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन डूइंग दिस। आपकी टीम में कितने लोग थे और किस तरह भूमिका रही? हमारा टीम में 8 लोग थे इधर इन द साइट और हम लोग रात और दिन अपना ये मॉनिटरिंग करना पड़ा एंड कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी दोपहर, कभी शाम को एंड उसके अलावा अपना बैक एंड टीम उधर बेंगलोर में बैठा हुआ है, तो हम इधर से उसको ये करके पूरा उधर डाटा उधर प्रोसेस करके वो लोग भी 24/7 उधर काम करके अपना डाटा को प्रोसेस करके इधर भेजते थे और उसके हिसाब से हम कुछ वेरी क्विकली एज सुन एज पॉसिबल वी कुड, एक तो डाटा मिलना है, डाटा देना है और तुरंत देना भी है। ऐसा आप नहीं क्या कहेंगे, आपने भी इस अभियान में भूमिका निभाई, आपने क्या काम किया? जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी अकेले की भूमिका नहीं है, पूरे टीम की मदद ली गई थी हम लोगों ने। और जैसे कि हम लोग 8 मेंबर्स हैं जो कि फील्ड में आए हुए हैं और हमारे बैक एंड टीम भी कंटिन्यूसली 24/7 हमारे उधर बेंगलोर में काम कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे AIML जो हम यूज़ कर रहे थे, हम लोग ड्रोन से डाटा कलेक्ट कर रहे थे या फिर हैंड हेल्ड डाटा कलेक्ट करके हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी कर रहे थे कि कुछ कन्वर्जन हो या ना हो। और ये अनप्रिडिक्टेबल था, हम लोग ऐसे 6 आवर्स 3 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोग कर रहे थे। तो ये जो डाटा है हम लोग हमारे जो टीम है जो अंदर ड्रिलिंग कर रही है हो या आर्मी टीम हो या जो सेफ्टी मेजर्स जो जहाँ पे सेफ्टी मेजर जहाँ लेना चाहिए उन्हें वो ले रहे थे। आप क्या कहेंगे? चलिए ओपी आपके पास वापस लौटेंगे। सब लोग बाहर सेफ्टी से सेफली और हेल्दी से बाहर आ गए हैं, जिसमें हमारा सबका बहुत सहयोग निश्चित तौर पर आपने देखा है बहुत सारे कर्मचारी इंजीनियरिंग है जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका इसमें निभाई है। बिल्कुल ओपी आप बने रहिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भास्कर दत्त पाटनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भू तकनीक विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत और बातचीत करने के लिए डीडी न्यूज़ के साथ। और आपसे यही समझना चाहेंगे कि जैसा कि हमने जाना है और आप भू तकनीक को बहुत अच्छे से समझते हैं, और ऐसे में इस टनल के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन हमने देखा, इस ऑपरेशन से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टारगेट था जिसको अचीव किया गया है और उन श्रमिकों को बाहर निकाला गया है। कितना चुनौतीपूर्ण आप इसे मानते हैं? 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है। इसमें 80% चट्टानें इस टनल अलाइनमेंट में बहुत कमजोर है, उनकी शियर स्ट्रेंथ भी बहुत कम है। तो ये टनल पोर्टल जैसे ओपनिंग जहां से हम चलते हैं, पोर्टल से लेके आगे तक बिल्कुल लैटिस गर्डर जो एक सपोर्ट है NATM मेथड का, उस लैटिस गर्डर के सहारे टिकी हुई है जी। अब सवाल ये है कि हिमालयन जोन में एडवर्स टोपोग्राफी होने की वजह से 100% इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता है। तो कई पॉइंट्स रहते हैं जहां जियोलॉजिकल हिंड्रेंसेस आते हैं, उनको दूर करने के लिए हमें बड़ा सचेत रहना पड़ता है। तो सिलक्यारा की टनल जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी 200 मीटर जहां पे कोलैप्स हुआ है, इसके ऊपर की जो चट्टानें हैं वो RMR रॉक मास रेटिंग एक क्लासिफिकेशन होता है हमारे जियोलॉजिकल लैंग्वेज में, उसके हिसाब से ये क्लास 4 और 5 की चट्टानें हैं। और क्लास 4 और 5 की चट्टानें वैसे ही टनलिंग के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। यही सिलक्यारा नहीं, पूरे हिमालयन जोन पे जहां भी सुरंगें लंबी लंबी सुरंगें बनी है, इस तरह के चैलेंजेस बहुत आते हैं और टनल कोलैप्स भी होती हैं। कोलैप्स होने के बाद उसको इमीडिएट जो है उसका ट्रीटमेंट देके उसको ठीक कर लिया जाता है। दुर्भाग्यवश इस टनल में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो 41 मजदूर अंदर फंस गए, वो हमारे लिए उनकी जान की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जो टनल कोलैप्स होने से जो मलबा ऊपर से आया है, वो चट्टानें इतनी कमजोर थी कि वो 30-40 मीटर की हो सकता है, ये मैं प्रोबेबल कह रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि अंदर कितनी बड़ी कैविटीज बन गई हैं। तो ऐसी हालत में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन रहा, जो हरकुलियन एफर्ट्स जिसे मैं कहता हूं, उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार, NDMA, SDMA, ऑगर ड्रिलिंग जो करके इन्होंने किया है और आगे को उन पाइप्स 800 mm के पाइप को पुश करते हुए आगे रहे, और लास्ट में
फिर दुर्भाग्यवश ये ऐसा हुआ कि जो लेटेस्ट सपोर्ट होता है हमारा लेटेस्ट गर्डर का, उसकी जो स्टील बार्स हैं उसके आने की वजह से उनकी ब्लेड्स खराब हो गई, टूट गई, और बाद में फिर 8-10 मजदूरों को वाकई में वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मैनुअली उस मग को वहां से रिमूव किया और जो चट्टानें आई छोटी मोटी या पत्थर के टुकड़े आए उनको उन्होंने पेमेंट बेकर से तोड़ तोड़ के बाहर निकाला, और वही एक तरीका था। बिल्कुल, आप देखिए ना कि तमाम प्लान्स यहाँ पे रखे गए, प्लान A, B, C, D, तमाम प्लान्स यहाँ पर बनाए गए जो लगातार हमने देखा, क्योंकि जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, और ऑगर मशीन अगर खराब ना हुई होती तो शायद सफलता और पहले मिल जाती, लेकिन ऑगर मशीन के बाद भी जब मैनुअली इसको हैंडल किया गया तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पावर के रूप में ये निकला, जो आने वाले समय में भी एक बड़ा मैसेज कन्वे करता है कि इस तरह की स्थितियां अगर होती हैं तो उससे कैसे बचाव हो सके। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। कई जगह हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, जहां भी इस तरह की टनल कोलैप्स होती हैं तो मैनुअली काम, जब आपके पास मशीन काम नहीं कर पाती है या कोई और तरह की सुविधाएं आपके पास नहीं हो पाती हैं, तो मैनुअल जो जज्बा है मजदूरों का या रिगर्स का, बेलदार्स का, या जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, फोरमैन हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस, उनका जज्बा ही इस तरह की चीजों से उभारता है और इस तरह की चीजों को रिजॉल्व करता है। एक चीज मैं आपको बताना यहाँ पे बहुत आवश्यक समझता हूँ, इस तरह के हादसे हिमालयन टनल में आने के बहुत चांसेस है। एक यंग माउंटेन चेन है, कमजोर चट्टाने हैं और उसके बाद टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं। तो सबसे बढ़िया यही है कि जब आप एक्सकवेशन करते हैं, टनल बनाते हैं, आपका जजमेंट टनल के बनाते वक्त आप क्या जजमेंट लेते हैं, क्या स्टडी करते हैं और क्या डिसीजन देते हैं, वो सबसे प्रमुख चीज है। और उसी के हिसाब से आप अपने डिजाइन टनल को सपोर्ट देते हैं, चाहे वो रिप का सपोर्ट हो, लेटिस गर्डर का सपोर्ट हो, रॉक बोल्टिंग का सपोर्ट हो, और उसी सपोर्ट के सहारे भी टनल धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अगर आपने उस समय कोई चूक कर दी या कहीं थोड़ा देर कर दिए तो थोड़ा परिणाम उसके फिर ठीक नहीं होते हैं, उसमें तकलीफ होती है। तो आने वाले समय में यही है कि जहां भी हम लोग सुरंगें बना रहे हैं, हम एक्सकवेशन के दौरान, टनल के निर्माण के दौरान असली चीज वहीं पे खुलती है, आपके सामने होती है, चट्टाने में खुलती है और उसका पूरे जॉइंट्स, रॉक टाइप, उसके शियर जोन सब कुछ एक्सपोज हो जाते हैं। और उसी समय आप अपने अनुभव के आधार पर एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके उसके ट्रीटमेंट को इमीडिएट देना चाहिए, तब इस तरह की कठिनाइयों से हम बच सकते हैं। आज के इस ऑपरेशन को देखकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ लगातार इसमें मुस्तैदी के साथ काम करता रहा है, एनडीएमए भी लगातार उसकी निगरानी करता रहा है, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वहां पर सब कुछ मुहैया कराया गया, तमाम सहायता, हेलीकॉप्टर तक वहां पर मुहैया कराए गए कि जैसे ही वहां से श्रमिक निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर थी कि उससे भी जब मुख्यमंत्री ने बात करी उनसे तो उनको सबसे पहले इस बात का आश्वासन दिया कि आप घबराएं ना, आपको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। और एक युद्ध स्तर पर हम कह सकते हैं इस पूरे आयोजन यहां पर इसका किया गया और इसको चलाया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब सबका साथ हुआ तब यह विकास हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो किया उसकी तो जितनी भी सराहना करें या जितना भी कहें वो बहुत कम है। इतना एफर्ट्स बहुत कम लोग लेते हैं, और हमने तो अपने 30-40 साल के टनलिंग के एक्सपीरियंस को देखा है। कई प्रॉब्लम्स आई देखी हमने, मगर जो पूरी भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जितना इन्होंने जो कुछ कर सकते थे बचाव के लिए वो किया। और उसके अलावा एनडीएमए और एसडीएमए, मैं तो एनडीएमए की टीईसी टीम का मेंबर भी हूँ, एक्सपर्ट कमेटी का, तो जाता रहता हूँ। एनडीएमए और एसडीएमए ने जो कार्य किए हैं वाकई में बहुत सराहनीय है, बहुत चैलेंजिंग था। अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वाला मामला, जो अगर ड्रिलिंग से हम जो कर रहे थे, अगर ये इन केस फेल हो जाता और हमारे जो रेड होल माइनर जिसे कहते हैं, रेड होल माइनिंग जिसे कहते हैं, जो माइनर्स अंदर जाके मग को निकाल रहे थे, अगर उनमें ये जज्बा नहीं होता तो गौरव जी हो सकता था कि जो ऑप्शन बी या सी है उसमें बहुत टाइम लग जाता।
बिल्कुल निश्चित तौर पर। और रैट माइनर्स को लेकर ही जैसा कि हमने देखा कि ये बहुत बड़ा योगदान इसका रहा कि वहां से जो श्रमिक हैं उनको निकालने में इसने सफलता पाई। किस तरह से इस पूरे हम ऑपरेशन की अगर जब हम बात करते हैं तो ऐसे में रैट माइनर्स को लेकर ये जो रैट माइनिंग की गई ये कितना यहाँ पर कारगर साबित हुआ, क्योंकि हमने देखा कि उसका रिजल्ट तो साफ तौर पर नजर आया ही, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है, जो उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है, वो किस तरह से नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये साहस का काम है। रैट होल माइनिंग का मतलब है आपने मैनुअली जाके एक छोटे से ही कैवर्न बनानी है, छोटा सा ओपनिंग देनी है, और उस ओपनिंग में जो हर्डल्स आएंगे, चाहे चट्टाने आए या स्टील आए, लोहा आए, व्हाटएवर इट इज, उसको आपने काटना है। और उसके अलावा आप जा रहे हैं 800 mm डाया के पाइप के थ्रू, और वो नैरो पैसेज है, उसमें ऑक्सीजन की भी कमी हुई और वर्किंग एफिशिएंसी भी आदमी की कम हो जाती है। उस स्टेज में अगर आपके पास अदम्य साहस नहीं है तो उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, ये मशीन, अगर मशीन की जो ब्लेड कट गई थी, टूट गई थी उसकी ब्लेड्स, अगर ये 8-10 मीटर का जोन हिम्मत करके नहीं बनाया जाता तो निश्चित था कि फिर हमारे लिए एक ही ऑप्शन होता, ऑप्शन बी, ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग, जिसमें 50% उसके मेरिट्स भी थे, डीमेरिट्स भी थे। हमें डर भी लग रहा था कि क्या नीचे जाके कुछ और समस्या हमारे लिए न खड़ी हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इन मजदूरों ने जो माइनिंग करी है, अंदर जाके मग को रिमूव किया है मैनुअली, और अपने साथ छोटे छोटे ड्रिल मशीन ले जाके इन्होंने जो तोड़े हैं चट्टानों के टुकड़ों को और उसको बाहर निकाला है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसी तरह के कार्यों से सफलता मिलती है, क्योंकि 7-8 मीटर का जोन लास्ट का जो बचा हुआ था वो एक बहुत बड़ी समस्या थी उसको निकालना, क्योंकि मशीन ने तो आगे को फिर काम करना बंद कर दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों को भी, उनके साहस को, जिस तरह से उन्होंने ये कार्य किया। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर दत्त पाटनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में साफ तौर पर क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन के अंतर्गत तमाम जो गतिविधियाँ देखने को मिली वो लगातार हमने आप तक पहुँचाई। ऐसे में हमारे सहयोगी ओपी यादव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उत्तरकाशी से ही, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ओपी, अब वहाँ पर जो हम स्थितियाँ देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे जो आपके आसपास हैं, और उन्होंने बताया कि कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए रहा, क्या क्या टफ टास्क उन्होंने किए और क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए। आप उनसे बातचीत कीजिए और उनका अनुभव कैसा रहा वो पूरा अनुभव दर्शकों तक पहुंचाइए। जी, अभी हमारे साथ कुछ अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग हैं, एनडीआरएफ के भी हैं, ड्रोन टेक्निक पे काम करने वाले हैं, अन्य तरह के जो काम वहाँ ड्रिलिंग के दौरान आए हैं वो सबको देखने वाले लोग थे। तो हम बात करवाते हैं किस तरह इनका अनुभव रहा। आप अगर बात करें, आपका कैसा अनुभव रहा इसमें? अनुभव तो एक तो अभी तो खुशी की बात है कि 41 आउट ऑफ 41 सब लोग जिंदा हम निकले हैं। वो बहुत मेहनत का दिन था, 8 दिन का, अपना इधर से अपना बेंगलोर ऑफिस से रात दिन किया। बट आज तो कुछ हमको कुछ नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। और जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ किया है इसमें, उसका तो एकदम बहुत पावरफुल, वैल्यूबल था। और इसके अलावा एक सबसे खास बात है कि इतना टेक्नोलॉजी है फिर भी ये जो एक्चुअल हीरोज़ है, वो जो रैट होल माइनिंग, वो चूहे के जैसे जो अंदर जाके किया और फाइनल स्टेज में, वो है एक्चुअल हीरोज़। हमारे साथ एनडीआरएफ से भी एक व्यक्ति मौजूद है। आपको किस तरह का लग रहा है ये चुनौतीपूर्ण काम? आप सफल रहे, क्या कहेंगे? चुनौतीपूर्ण तो रहा है शुरू से ही, और इसमें हर प्रकार की एजेंसी का बिल्कुल बराबर सहयोग रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। एनडीआरएफ का सिर्फ इसी तक वो था कि जब एक बार टनल में पूरी तरह से वहाँ तक अप्रोच बन जाए तो हमने पहले से निर्धारित कर रखी थी टीमें कि कौन इसमें लीड, उसमें रेस्क्यूअर जाएगा, कौन बैकअप में रहेगा, कौन उसमें रहेगा। तो हर तरीके से अच्छा रेस्क्यू रहा, जो भी था। चैलेंजिंग तो था ही, लेकिन सबका बराबर सबको सहयोग रहा है, किसी भी टीम का चाहे किसी भी एजेंसीज का। आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि इसमें टनल में रेस्क्यू करना है, आपको क्या क्या भूमिका आपकी थी? भूमिका हमारी, मैं जो पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें टीमें निर्धारित हो रखी थी हमारी, कि लीड में वो लोग जाएंगे जो 4 रेस्क्यूअर थे हमारे, उसमें अपना इक्विपमेंट लेके जाते हैं हम लोग, जो स्ट्रेचर हो गया, माउंटेनिंग इक्विपमेंट हो गया, जो उपयुक्त वहाँ पे सामान लगता है। बाकी बैकअप में थे हमारे, जो वहाँ से उन्होंने स्ट्रेचर पे स्टेबलाइज किया, जो भी हमारे पास मजदूर भाई थे। बाकी
हमने नी पैड वगैरह उनको पहना के ऑटोमेटिकली, उनको पता ही वो टनल में ही काम करते हैं हमारे भाई लोग, तो खुद ऑटोमेटिकली आगे थे। कम 10 से 12 वो थे जो 40 प्लस थे, तो उन लोग उनको हमने स्ट्रेचर पे स्टैब्लिश करके वहाँ से इधर से पुल किया, वहाँ से पुशअप किया, इस तरह से रेस्क्यू किया। बाकी ऐसे आगे थे, नी पैड वगैरह पहना के सब आगे थे। एक श्रमिक को उस जो टनल में जो पाइप था उससे बाहर निकालने में कितना समय लग रहा था एवरेज? समय तो जो स्टार्टिंग में समय लगा जब हमारे जो रेस्क्यूअर थे, जब वो अंदर की तरफ गए, उसके बाद जो पहला हमने निकाला उसमें टाइम लग गया था। अदरवाइज धीरे धीरे 2, 3 फिर 3, 4 एक साथ हमने एक साथ निकालना शुरू कर दिया था। आप लोगों ने कोई प्रशिक्षण पहले लिया था, मॉक ड्रिल की थी इसको लेके? मॉक ड्रिल हाँ हमने की थी इसका एक बार टनल का, कि इस तरह से हमने जो स्ट्रेचर था हमारा, हमने उस पर वेयरिंग वगैरह सब कुछ लगाया था, इम्प्रोवाइज एक बनाया था कि ताकि आसानी से इसके ऊपर स्लाइड हो सके। तो मॉक ड्रिल हमने पहले भी की थी और हमें पता था कि किस तरह से इसको निकालना है, इसकी तैयारी हमने पहले से की। तो देखा आपने किस तरह इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे साथ और भी व्यक्ति मौजूद है। आप लोगों को कितना चैलेंज लगा था इस काम में जब ये ऑपरेशन के लिए आप लोगों को बुलाया गया? चैलेंजिंग तो ज़रूर था, पर जिस तरह से हमने हमारी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं उससे हम गर्व से कह सकते हैं कि हम अभी भारत कौन से भी ऐसे रेस्क्यू मिशन के लिए सक्षम है, और हम कौन से भी कहाँ भी विपदा आएगी तो हम लोग एवर रेडी हो गए, और अगर परदेश भी जाना हुआ तो हम एवर रेडी हो गए। आप क्या कहेंगे, आपने भी जिम्मेदारी निभाई? हाँ सर, सब लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सब अपना काम कर रहे थे। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि हमें हमारे टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा था और आज हम उस पर कायम है, और आप आज उसका रिजल्ट दे सकते हैं कि हमारे 41 जो भाई लोग हैं सब लोग बाहर आ चुके हैं। सो हम बहुत खुश हैं, जैसे कि आपके सामने रिजल्ट आपको। क्या कहेंगे, आपने भी यहाँ भूमिका निभाई, किस तरह इस ऑपरेशन को सफल बनाया? हमने यहाँ पे ड्रोन्स का उपयोग करके जो टनल का इंफॉर्मेशन हमने ड्रिलर्स को दिया, और इस इंफॉर्मेशन से ड्रिलिंग और अन्य टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि ड्रोन अभी टेक्नोलॉजी सब सेफ है और टनल भी सेफ है, तो उसमें वर्क किया जा सकता है और फर्दर ड्रिलिंग हो सकती है। इसीलिए इस प्रकार से हमने मदद की। निश्चित तौर पर आपने देखा सभी लोगों ने न केवल हर मोर्चे पर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए दिन रात लगे भी रहे। और यही वजह है कि यह ऑपरेशन न केवल अपने अंजाम तक पहुंचा, बल्कि जो 41 श्रमिक थे, जो हमारे श्रमवीर थे, वो सकुशल बाहर निकले और आज वो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने की भूमिका में है। बिल्कुल, और इसी के लिए वो स्वस्थ भी हैं, क्योंकि एक प्रभावशाली इंतजाम यहाँ पर किया गया था, और जिसका प्रभाव साफ तौर पर नजर आया जब ये सभी श्रमिक वहाँ से बाहर आए। ओपी, आपने भी वहां पर बीते 17 दिनों से पल पल की अपडेट वहां से यहां तक पहुंचाई है, तो ऐसे में क्योंकि ये श्रमवीर वहां से जब बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं एक उत्साह नजर आता है, और जो काम लगातार हम देखते रहें, क्योंकि सरोकार हमारा रहा है जनता से, और लगातार पल पल की अपडेट हम जनता तक पहुंचाते रहें, इसके लिए बधाई के आप भी पात्र हैं, क्योंकि आपने वहां से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए ओपी यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी टनल से 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। इस बीच हुगली में श्रमवीरों के परिजनों के बीच खुशी का माहौल है। परिजनों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बचाव अभियान में लगे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बहुत खुशी का पल है। आज 41 बच्चे फंसे हुए थे, आज सुरक्षित निकले। वहाँ की सरकार को मैं बधाई देता हूँ, केंद्र सरकार की मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ कि आज खुशी का माहौल है और पटाखे से जश्न लोग मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। अच्छा लगा, सुनने में बहुत मस्त लग रहा है। सब लोग यहाँ गांव में मुखिया जी सब बैठल है, हमारा कहने आता कि सबको बधाई हो कि हम लोग का जो मतलब इतना दिन से वहाँ सुरंग में फंसे हुए थे, वो निकलने में आज
हम लोग का मतलब 17 दिन हुआ या 17 दिन में निकल गया, हमें उन लोग को सबको बधाई देते हैं। ये तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 41 परिवार 41 लोग सुरंग में फंसे हुए थे। 41 परिवार के लोग रास्ता को निहार रहे थे कि कब हमारे लोग आएंगे। आज बहुत ही खुशी की दिन है, और खास करके हमारे गांव के लिए, हमारे प्रखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूं। प्रधानमंत्री का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। जब भी हमारा हौसला कमजोर हुआ, अंदर फंसे हुए 41 मजदूर हमारा हौसला बढ़ा देते थे। ये पूरे भारत की जीत है, और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूं, क्योंकि उनके संबल से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके सहयोग से ही हम यहां तक पहुंच पाए हैं। घोष तो जितना करें उतना कम है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, उसका ही प्रतिफलन है कि हम आपके सामने उन 41 वर्कर्स को सुरक्षित ले आए। जब भी कभी हमारा हौसला कमजोर होता था, उस तरफ जो 41 लोग फंसे हुए थे, जब उनसे रोज बात होती थी, वो हमारा हौसला वापस बढ़ा देते थे। हमें ये सोच आती थी कि उनका हौसला इतना अगर बुलंद है तो हम कैसे कमजोर पड़ सकते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया। अब सभी पार्टियों के उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। महीने भर चले प्रचार अभियान के दौरान राज्य में सत्तारूढ़ केसीआर सरकार के भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दे छाए रहे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार शाम थम गया। करीब महीने भर चले प्रचार के दौरान भाजपा, कांग्रेस और प्रदेश में सत्तारूढ़ बीआरएस ने पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने धुआंधार प्रचार किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने जनसभाएं और रोड शो किए। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बीआरएस नेता केटी रामाराव और के कविता ने बीआरएस के प्रचार की कमान संभाली, तो एआईएमआईएम उम्मीदवारों के लिए पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने राज्य में सत्तारूढ़ केसीआर सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी ने जहां कालेश्वरम प्रोजेक्ट, धारिणी पोर्टल, पेपर लीक समेत विभिन्न मामलों में हुए भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और केसीआर को फार्म हाउस सीएम बताते हुए घेरा। वहीं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कांग्रेस पर भी लगातार प्रहार किए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में बेल पर घूम रहे हैं और केसीआर के परिवार के लोगों पर भी भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में जांच चल रही है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं और विकास के मुद्दों को भी बीजेपी ने तेलंगाना की जनता के सामने रखा। प्रचार के दौरान बीजेपी ने लगातार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया और मादिगा समुदाय को न्याय दिलाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही तेलंगाना की जनता से राज्य को पहला बीसी मुख्यमंत्री देने के वादे को प्रमुखता से सामने रखा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया और कहा कि राज्य में सरकार बनने पर बीजेपी धर्म आधारित आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस दिग्गजों ने भी महीने भर चले प्रचार के दौरान बीआरएस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। कांग्रेस ने ये सवाल बार बार उठाया कि भूमि, बालू और शराब जैसे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले मंत्रालय केसीआर परिवार के हाथ में क्यों हैं।
और दलित बंधु स्कीम में बीआरएस विधायक 3 लाख रुपए का कट क्यों लेते हैं। हालांकि कांग्रेस तेलंगाना में भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग घोषणा पत्र जारी कर तुष्टीकरण की राजनीति को ही आगे बढ़ाती नजर आई। चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेताओं ने 6 गारंटियों समेत लोक लुभावन वादे ही जनता के सामने रखे, जिनका हश्र जनता हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पहले ही देख चुकी है। राज्य में प्रचार के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में कार्यकर्ताओं के शोर मचाने के बाद खड़गे के नाराज होने का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का एक और मौका दे दिया। एक तरफ जहां बीजेपी विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जनता के बीच गई, वहीं तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस भी कांग्रेस की राह पर न सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई, बल्कि दोनों ही पार्टियों के बीच अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने को लेकर होड़ दिखाई दी। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए अलग घोषणा पत्र लाई तो केसीआर ने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग आईटी पार्क बनाने का वादा कर दिया। हालांकि बीआरएस के नेता अपनी 10 साल की उपलब्धियों को बताने के साथ ही भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते भी नजर आए। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का पुलिस से बदसलूकी करने वाले वीडियो पर भी वार पलटवार के दौर चले। इतना ही नहीं, राज्य की सत्तारूढ़ बीआरएस और विपक्षी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में विज्ञापन और प्रचार का जो चोर दरवाजा खोजा, उस पर काफी हो हल्ला मचा। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना पड़ा। रायथू बंधु योजना का मामला हो या फिर कर्नाटक सरकार का तेलंगाना के न्यूज़पेपरों में विज्ञापन, मामले के तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया और कार्रवाई की। पर राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए जो दांव खेला वो बेहद चौंकाने वाला रहा। प्रचार थमने के बाद अब जनता की बारी है और 30 नवंबर को जनता इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर मतदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पोषण अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए उनके मंत्रालय ने नई शुरुआत की है। स्मृति ईरानी ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में नए प्रोटोकॉल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए यूनिक आईडी तैयार कर उनके लिए सरकार की मुहैया की जा रही सभी योजनाओं और सुविधाओं को उपलब्ध किया जा रहा है। पोषण अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए एक अनोखी शुरुआत की है। वो प्रधानमंत्री जी के ह्यूमैन विजन को, मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। हमारे देश के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 13 लाख से ज़्यादा जो आंगनबाड़ी है उसमें 7 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, उनकी स्क्रीनिंग हो। दिव्यांगता अगर बच्चे की है तो उस बच्चे को, उसके परिवार को किस प्रकार का सहयोग चाहिए, इसकी आज तक भूमिका नहीं रखी गई थी। आज प्रातः हमने पहला राष्ट्र का दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में प्रोटोकॉल को हमने राष्ट्र को समर्पित किया। हमारी ये कोशिश है कि स्वावलंबन जो आईडी कार्ड है, जो दिव्यांगता जो सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत बनाया जाता है, प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि एक यूनिक आईडी के अंतर्गत दिव्यांगजन के लिए पूरी सरकार में जो भी सहूलियत है, जो भी अलग अलग पॉलिसी चल रही है, उसका उनको वहाँ पे बेनिफिट मिले। तो उस दृष्टिकोण से भी ये शुरुआत अनोखी रही है, ऐतिहासिक रही है। और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विकसित भारत अभियान के तहत उनका मंत्रालय बीते 7 दिनों में 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पहुंच चुका है। इससे 19 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज पोषण अभियान भी जन आंदोलन बन गया है। विकसित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आज अगर मात्र आप महिला बाल विकास मंत्रालय देख लें तो अब तक गत 7 दिनों में 7,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में विकसित भारत की यात्रा हमारी पहुंच चुकी है। 19 लाख से ज़्यादा नागरिक इसमें सहभागी हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को भी जन आंदोलन बनाया। अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राजधानी दिल्ली में लिंग समावेशी संचार पर मार्गदर्शिका का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मार्गदर्शिका के माध्यम से सरकारी कामकाज और योजनाओं में जेंडर समावेश और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप ही प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को शुरुआत में ही जेंडर समावेश की जानकारी दी जा रही है। विमेन लेड डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री जी ने की है। आप जानते हैं कि 15वीं जो वित्तीय कमीशन है हमारे देश में, उन्होंने राष्ट्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतिहास में पहली बार जो फंड जाता है भारत के खजाने से राज्यों को अथवा ज़िला प्रशासन को, उसको जेंडर की दृष्टि से देखा है। मतलब महिला के ऊपर विकास की दृष्टि से कितना खर्चा प्रशासन कर पाएंगे उसके भी एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी एक लार्जर विजन की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के उस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, आज लबासना जो हमारी मसूरी की एकेडमी है जिसके माध्यम से देश भर में जो अफसरान आज स्थापित हुए हैं, जो काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो जहाँ पर ट्रेनिंग की शुरुआत होती है एक ऑफिसर की, वहीं पर शुरुआत है प्रधानमंत्री जी की जो सोच है महिला सशक्तिकरण की नहीं बल्कि महिला शक्ति के आधार पर राष्ट्र के सशक्तिकरण की, तो उसकी आधारशिला आज यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चुनौती से सामना करने के लिए गत 30 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र दुनिया के विभिन्न देशों को एक मंच पर ला रहा है। इस साल का वार्षिक जलवायु सम्मेलन दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य देशों के नेता भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 28वां सम्मेलन है, इसलिए इसे COP28 कहा जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछली COP की उपलब्धियों को आगे ले जाना और पर्यावरण संरक्षण हेतु भविष्य के महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए जमीन तैयार करना है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लगभग 30 वर्षों से वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के देशों को एक मंच पर ला रहा है। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कहा जाता है। इस साल का वार्षिक जलवायु सम्मेलन दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हो रहा है। ये 28वां सम्मेलन है, इसलिए इसे COP28 कहा जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछली COP बैठकों की उपलब्धियों को आगे ले जाना और पर्यावरण संरक्षण हेतु भविष्य के महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए जमीन तैयार करना है। इसके अलावा इसमें प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक यानी पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में देशों की प्रगति की वैश्विक समीक्षा के परिणाम भी सामने रखे जाएंगे। इस वर्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में UAE महत्वपूर्ण समझौतों की दिशा में चर्चाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाता हुआ दिखाई देगा। इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में हानि व क्षति कोष का संचालन, प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक को पूरा करना, जलवायु जवाबदेही को मजबूत बनाना, सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से घटाने पर चर्चा, एक न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाना, लचीली खाद्य प्रणालियों को विकसित करना, जलवायु वित्त और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को विस्तार देना शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य के उपायों पर निर्भर करने के बजाय इस महत्वपूर्ण दशक में विकसित देशों की ओर से अपने उत्सर्जन में भारी कटौती करने की जरूरत है। इसके लिए विकसित देशों को अपने नेट जीरो लक्ष्यों के लिए प्रतिवर्ष उत्सर्जन कटौती का खाका तैयार करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्बन बजट बनाने की आवश्यकता है। India is committed to be carbon neutral. China is committed to be carbon neutral. We need the other big Western powers to be carbon neutral, primarily because the United States, with 5% of the world's population, consumes 17% of energy. And Europe too consumes a disproportionate part of global energy. There has to be a large-scale investment in the next 5 years before it reaches the point where everybody gets hurt. मौजूदा स्थिति चुनौतीपूर्ण है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए 2030 तक सालाना अनुमानित $4 ट्रिलियन जुटाने की मांग की जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगी इसके पीछे टू ब्रिंग ऑल द प्लेयर्स टुगेदर। इंडिया जहाँ से भी जैसे भी पॉसिबल है वो फंडिंग इसके लिए अरेंज करेगा टू मेक श्योर दैट द फंडिंग इज नॉट गोइंग टू होल्ड बैक ऑन अस अचीविंग द क्लाइमेट एजेंडा।
सदी के मध्य तक नेट शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए और भी बड़े पैमाने पर सहयोग की आवश्यकता है। इस मंच से अगर देखा जाए तो परिवर्तनकारी नीतियों के साथ साथ जो इनोवेशंस है इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में अगर देखा जाए दुबई जो कि मेजबान शहर है, इस सम्मेलन से उम्मीद है कि उन सभी विषयों पर जो है चर्चा होगी और आने वाले समय के लिए वैश्विक प्रयासों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगी। शीर्षलार, डीडी न्यूज़, दुबई। और वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 50वां दिन है। अब तक इस जंग में गाजा में कम से कम 14,800 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास के सदस्यों ने कम से कम 28 बच्चों सहित लगभग 1200 लोगों की हत्या की है। अस्थायी युद्ध विराम के चौथे दिन हमास द्वारा 11 अतिरिक्त बंधकों को मुक्त करने के बाद इजरायली जेल सेवा ने मंगलवार को 33 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की पुष्टि की है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब भी ये संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच दोनों पक्षों ने अस्थायी संघर्ष विराम और 2 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जता दी है। कतर सरकार की मध्यस्थता से इस बढ़े हुए समझौते के तहत हमास 20 और इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। इसके अलावा बढ़ी हुई डील में इजराइल 50 अतिरिक्त फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेल से रिहा करेगा। वहीं कतर सरकार ने बताया है कि इजराइल हर 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई के लिए संघर्ष विराम को 1 दिन बढ़ा देगा। आपको बता दें कि कतर, अमेरिका और मिस्र के साथ इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में प्रमुख मध्यस्थ रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में हम बाकी बंधकों के बारे में हमास से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें आशा है कि यह एक स्थायी संघर्ष विराम तक पहुंचेगा, जिससे आगे की बातचीत होगी और संघर्ष खत्म होगा। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए हमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। समझौते का एक प्रावधान है जो हमें तब तक दिनों का विस्तार करने की अनुमति देता है जब तक हमास अपनी ओर से कम 10 बंधकों की रिहाई की गारंटी देने में सक्षम है। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास ने उत्तरी गाजा में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सेना ने बताया कि उत्तरी गाजा में अलग अलग स्थानों पर 3 विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका और इजरायली खुफिया सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी संघर्ष विराम के संभावित अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए कतर में हैं। उधर व्हाइट हाउस ने गाजा में युद्ध विराम के विस्तार का स्वागत किया और कहा कि उसे उम्मीद है कि अगले रिहा होने वाले 20 बंधकों में अमेरिकी भी शामिल होंगे, क्योंकि माना जाता है कि 8 में से 9 अमेरिकी नागरिक अब भी बंधक हैं। हम कतर द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करते हैं। संघर्ष विराम को जारी रखने के लिए हमास ने अगले 2 दिनों में 20 अन्य महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की प्रतिबद्धता जताई है। हम निश्चित रूप से आशा करते हैं विराम को और आगे बढ़ाया जाएगा और यह हमास द्वारा बंधकों को रिहा करना जारी रखने पर निर्भर करेगा। इस बीच दोनों पक्षों के बीच इजरायली बंधकों और हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों की रिहाई जारी है। सोमवार को हमास ने इजराइल के 11 बंधकों को छोड़ा तो इजराइल ने 33 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। वहीं संघर्ष विराम के 2 दिन और बढ़ने के कारण दोनों पक्ष के लोगों ने इसका स्वागत किया है। हम बहुत आशावादी हैं कि संघर्ष विराम स्थायी रूप से जारी रहेगा। संघर्ष विराम का विस्तार दोनों पक्षों के लोगों की मांग है। संघर्ष से हम लोग थक गए हैं। मुझे लगता है कि संघर्ष विराम का विस्तार करना और बंधकों को रिहा करना जारी रखना सही निर्णय है, क्योंकि मेरा दिल उन अन्य परिवारों के साथ है जिनके परिवारजन गाजा में बंधक हैं, और मेरा मानना है कि हमें उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ भी करना चाहिए। उधर संघर्ष विराम बढ़ने के कारण गाजा में मानवीय सहायता का पहुंचना जारी है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि संघर्ष विराम की शुरुआत के बाद से गाजा में 1,20,000 से अधिक लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाई गई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष विराम पर कहा है कि भले ही यह 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, लेकिन गाजा की सहायता जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त नहीं है।
यह संघर्ष के अंधेरे के बीच आशा और मानवता की एक झलक है और मुझे उम्मीद है कि यह हमें गाजा में लोगों के लिए मानवीय सहायता को और भी अधिक बढ़ाने में सक्षम करेगा। संघर्ष विराम के विस्तार के समय में गाजा की आबादी की सभी जरूरतों को पूरा करना असंभव होगा। गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच 7 अक्टूबर से संघर्ष जारी है, लेकिन बीते शुक्रवार से हमास और इजराइल के बीच समझौते के तहत अस्थायी संघर्ष विराम लागू है, जो बुधवार तक जारी रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। साल बरस